आप महाराजा हरि सिंह जी की इतनी कदर करते हैं तो महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को क्यों तोड़कर दो हिस्सों में तकसीम किया गया? क्यों यूनियन टेरिटरी बनाएगी? क्यों इस डोगरा प्रिंसली स्टेट को जो है वो दो हिस्सों में बाइफरकेट किया गया? और क्यों बदनसीब रियासत को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया? आज तक हमने यूटी से स्टेट देखी है, पहली बदनसीब ऐसी रियासत है जिसको स्टेट से यूनियन टेरिटरी देखा। जवाब है आपके पास? पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी है जो कभी ठीक नहीं हो सकता ठुकाई के बिना। ठुकाई के बिना पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता, यह आपने देख लिया। पाकिस्तान एक कुत्ते की दुम है। जैसे कुत्ते की दुम को आप 12 साल मिट्टी में दबा के रखें और जब निकालेंगे तो वो टेढ़ी की टेढ़ी होगी, वैसे ही पाकिस्तान की भी कुत्ते की दुम की तरह ठीक नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। एक आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्हें प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे दी और वो बीजेपी को ज्वाइन करना चाहते हैं। बीजेपी के कुछ नेता कहते हैं कि ये इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं और इनडिसिप्लिन वाला इंसान जो है वो पार्टी में हम शामिल नहीं कर सकते हैं। विबोध जी, आपका क्या स्टैंड है? क्या बसंत रथ को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके काम करना चाहिए या आपको लगता है कि ऐसा इनडिसिप्लिन वाला इंसान जो वो बीजेपी के अंदर नहीं आना चाहिए? जिनको प्री मैच्योर रिटायरमेंट दी गई है कि वो इनडिसिप्लिन के कारण, और इनडिसिप्लिन जो है भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता है, इसलिए हम उनकी इस मेंबरशिप को जो उन्होंने ऑनलाइन ली है हम उसको रिजेक्ट करते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वही नेता हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस में, अक़वामी मुत्तहिदा में, जनेवा में पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ बोला। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के वालिद शेख अब्दुल्ला ने जो है वो वन नेशन थ्योरी को चुना है, देश हिंदुस्तान को, टू नेशन थ्योरी पाकिस्तान को नहीं चुना। आप फिर भी फारूक अब्दुल्ला को एंटी नेशनलिस्ट कहेंगे? क्या आपको लगता है कि ये गलत बातें अपनी पब्लिक के बीच में कर रहे हैं? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सेंट्रल गवर्नमेंट को चैलेंज किया है, अगर हिम्मत है तो युद्ध करके पाकिस्तान के साथ दिखाओ। दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी देश नहीं। डायलॉग होगा, टेबल टॉक होगी और हल भी जो है वो इसी में होगा। बॉर्डर के उस पार और इस पार अगर शांति चाहिए तो पाकिस्तान से बात करनी होगी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है। और फारूक अब्दुल्ला ने यह बात देश के पार्लियामेंट के अंदर कही है। जम्मू कश्मीर से बातचीत करने के लिए श्री विबोध गुप्ता जी हैं जो फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को काउंटर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के आप बहुत सीनियर नेता हैं। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी देश नहीं। टेबल टॉक, डायलॉग होना जरूरी है अगर आप लोग शांति चाहते हैं। क्या बीजेपी रेडी है टॉक करने के लिए पाकिस्तान के साथ? ठीक बोला फारूक अब्दुल्ला ने कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी है जो कभी ठीक नहीं हो सकता ठुकाई के बिना। ठुकाई के बिना पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता, यह आपने देख लिया। जब से उसकी ठुकाई हुई है, जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, एयर स्ट्राइक हुई है, तब से पाकिस्तान सुधर रहा है। परंतु पाकिस्तान एक कुत्ते की दुम है। जैसे कुत्ते की दुम को आप 12 साल मिट्टी में दबा के रखें और जब निकालेंगे तो वो टेढ़ी की टेढ़ी होगी, वैसे ही पाकिस्तान की भी कुत्ते की दुम की तरह ठीक नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। क्या सर पाकिस्तान को सीधा सबक सिखाया जाएगा और पाकिस्तान को बार बार सबक सिखाया भी जा रहा है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो पत्थरबाजी खत्म हुई है, जो अलगाववाद खत्म हुआ है, जो आतंकवाद खात्मे की तरफ जा रहा है, जो पाकिस्तान को अकल ठिकाने लगाने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है माननीय राजनाथ सिंह जी और हमारी देश की सेनाएं हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर इनको सबक सिखाया है। ना हुर्रियत से बात होगी, ना पाकिस्तान से बात होगी, ना टेररिस्टों से बात होगी, ना आईएसआई से बात होगी। ये फारूक अब्दुल्ला को समझना होगा। ना बम से ना गोली से बात बनेगी बोली से। तो ये हम ये कहते हैं ना, हम भी ये बात कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये भाषा समझ नहीं आ पा रही। जब तक पाकिस्तान जिस भाषा को पाकिस्तान समझ रहा है, भारत की सेनाएं उसी भाषा में पाकिस्तान को जवाब दे रही हैं और देती भी रहेंगी आमिर। परंतु फारूक अब्दुल्ला साहब से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि वो जो पाकिस्तान के प्रति उनका जो प्यार है और वो जो प्यार बार बार उमड़ता है वो ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी खून खराबा हुआ
उसके जिम्मेवार पाकिस्तान है। और जम्मू कश्मीर की जनता क्या आपकी जनता नहीं है? कश्मीर के अंदर हजारों हजार जो नौजवान मारे गए उसकी जिम्मेवार पाकिस्तान है। क्या क्या वो नौजवान आपके नहीं थे? आप इस बात को समझने का प्रयास करें फारूक अब्दुल्ला साहब कि पाकिस्तान को ठोक कर ही ठीक किया जा सकता है, तभी वो सिर्फ ठीक बातों होगा। में ऐसा ठोक सकते हैं? क्या देखिए- आपको लगता है कि सरकार बातों में ठोक रही है, ग्राउंड पे नहीं? नहीं, ग्राउंड पे आप देख नहीं रहे हालात देख कितने रहे हैं? सुधर गए। आज जिस पाकिस्तान कश्मीर के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, जिस कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का झंडा उठाया जाता था, जिस कश्मीर के अंदर हुर्रियत का राज चलता था, जिस कश्मीर के अंदर टेररिस्टों का राज चलता था, आज उस कश्मीर के अंदर भारत माता की जय के नारे लगते हैं। आज उस कश्मीर के अंदर तिरंगे जो है हाथों में लेकर बच्चे घूमते हैं। आज उस कश्मीर के अंदर तिरंगा रैलीज निकल रही हैं। आज उस कश्मीर के अंदर हुर्रियत की हुकूमत खत्म हो चुकी है। आज उस कश्मीर के अंदर बंद का चार्ट खत्म हो चुका है। आज उस कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी खत्म हो चुकी है और आज उस कश्मीर के अंदर अलगाववाद खत्म हो चुका है। यही पाकिस्तान की हार है और इसको पाकिस्तान को बुरे तरीके से हारना सर होगा। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं युद्ध कर लें, अगर इतनी हिम्मत है तो पाकिस्तान के साथ युद्ध कर लें। समय आने पे युद्ध भी होगा, कब से इंतजार ऐसी कर रहे कोई हैं? बात नहीं है। समय आने पे जब जरूरत होगी तो युद्ध भी होगा। होगा या अगर होके रहेगा? अगर जरूरत पड़ेगी तो युद्ध भी होगा। ये तय हमारी सेनाएं होगा? करेंगी। कब होगा? ये तय फारूक अब्दुल्ला या विबोध गुप्ता नहीं कर सकते। यहां पर हमारी जो सेनाएं हैं, हमारे जो सरकार है, ये तय करेगी कि जब जरूरत होगी, जब पाकिस्तान बिल्कुल जो है बाज नहीं आएगा तब। लेकिन ये तय फारूक अब्दुल्ला नहीं कर सकते सर और एक ना ही तय विबोध गुप्ता कर बिल्कुल सकते। आपकी बात पे आना चाहूंगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वही नेता हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस में, अक़वामी मुत्तहिदा में, जनेवा में पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ बोला। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के वालिद शेख अब्दुल्ला ने जो है वो वन नेशन थ्योरी को चुना है, देश हिंदुस्तान को, टू नेशन थ्योरी पाकिस्तान को नहीं चुना। आप फिर भी फारूक अब्दुल्ला को एंटी नेशनलिस्ट कहेंगे? क्या आपको लगता है कि ये गलत बातें अपनी पब्लिक के बीच में कर रहे हैं? आप इस बात को समझने का प्रयास करें। 1947 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, उन्होंने एक जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश और देश के साथ साथ दुनिया को एक फाल्स नैरेटिव देने की कोशिश की कि शेख अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान को चुना। शेख अब्दुल्ला कोई ऐसे शख्सियत नहीं थे, ना ही उनके पास कोई ऐसी पावर थी कि उनको चुनना था कि हिंदुस्तान के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है। ये महाराजा हरि सिंह जी के पास राइट था। इस जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी को राइट था कि उनको तय करना था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आज भी निकाल के देखिए आमिर, उस पर साइन शेख अब्दुल्ला के हैं कि महाराजा हरि सिंह जी के हैं। हमारे प्रिय महाराजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था और कहा था कि हमने भारत के साथ रहना है, हमने हिंदुस्तान के साथ रहना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक फाल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश की और फाल्स एजेंडा देने की कोशिश की कि हम लोगों ने यह फैसला किया कि हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। वो कुछ नहीं थे, उनके पास ऐसा कुछ नहीं था। सर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के पास पावर थी, वो अली मोहम्मद जिन्ना के साथ जा सकते थे, लेकिन उन्होंने गांधी का हिंदुस्तान चुना। और आज कहा जा रहा है कि गांधी का हिंदुस्तान नहीं, ये नत्थू गोडसे राम का हिंदुस्तान बनाया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है। सर आमिर, आप इस बात को समझने की कोशिश करें। मैं आपको पहले भी की बात बता रहा हूं। लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तैयार किया। जितने भी प्रिंसली रूल्ड स्टेट्स थी उनको, महाराजाओं को अख्तियार दिया गया, पावर दी गई कि आप इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करें कि आपको किसके साथ जाना है, हिंदुस्तान के साथ जाना है और या पाकिस्तान के पास जाना है। ये सिर्फ और सिर्फ जो महाराजा थे उनके पास राइट था और जम्मू कश्मीर के महाराजा, हमारे प्रिय महाराजा हरि सिंह जी के पास राइट था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उन्होंने साइन किया। ये ठीक बात है कि 1930 के अंदर लंदन के अंदर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जितने भी हिंदुस्तान के प्रिंसेस थे उनका एक चैम्बर था। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के प्रेसिडेंट महाराजा हरि सिंह जी थे और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की तरफ से वो लंदन के अंदर उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर गए 1930 में। और वहां पर उन्होंने कहा
लंदन में बैठकर अंग्रेजों को यह कहा कि भारत आज आज़ादी के लिए तैयार है, आपको भारत को आज़ादी देनी होगी। अंग्रेज परेशान हो गए। उनको लगा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत कोई ना कोई कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर हमको ऐसा एजेंट ढूंढना है जो महाराजा हरि सिंह के खिलाफ, उनके खिलाफ बगावत करे। और उनको एजेंट शेख अब्दुल्ला मिले और शेख अब्दुल्ला को उन्होंने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ वहां खड़ा करवाया। 1930 के बाद सीधा 1931 में बगावत हो जाती महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ। महाराजा हरि सिंह जी जिन्होंने कश्मीर के अंदर सेक्रेटरीट खोला उस समय, ये डोगरा रूलर्स थे जिन्होंने सेक्रेटरीट जो है कश्मीर के अंदर खोला कि कश्मीर के लोगों को जम्मू ना आना पड़े। उर्दू को इंट्रोड्यूस करवाया, उनकी इमेज खराब करने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि उन्होंने कि वहां पर डेलिबरेटली एक्ट किया। महाराजा के खिलाफ विद्रोह जो हुआ वो शेख अब्दुल्ला ने करवाया और अंग्रेजों के कहने पे करवाया। आप महाराजा हरि सिंह जी की इतनी कदर करते हैं तो महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को क्यों तोड़कर दो हिस्सों में तकसीम किया गया? क्यों यूनियन टेरिटरी बनाई गई? क्यों इस डोगरा प्रिंसली स्टेट को जो है वो दो हिस्सों में बाइफरकेट किया गया? और क्यों बदनसीब रियासत को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया? आज तक हमने यूटी से स्टेट देखी है, पहली बदनसीब ऐसी रियासत है जिसको स्टेट से यूनियन टेरिटरी देखा। जवाब है आपके पास? इस स्टेट को तबाह और बर्बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। इस स्टेट के अंदर 370 और 35A के चलते इन लोगों ने स्टेट को लूटा, इसके खजाने को लूटा, अपने घर भरे और उसके साथ साथ इस स्टेट को इन्होंने पाकिस्तान के टेररिस्टों के हवाले कर दिया। एक दिन ऐसा भी आया कि जम्मू कश्मीर और कश्मीर से हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को वहाँ से निकलना पड़ा। ऐसे हालात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पैदा किए और उस 370 और 35A के चलते अलगाववाद, आतंकवाद, पत्थरबाजी यहाँ पर खड़ी की गई और मजबूरन ये सारी बातें हुई। 370 और 35A हटने के बाद, यूटी बनने के बाद आज दोबारा से कश्मीर स्वर्ग बन चुका है। आज जम्मू कश्मीर दोबारा से टेररिस्ट स्टेट से टूरिज्म स्टेट बन चुका है। आमिर, इस बात को आपको समझना होगा। सर एक आखिरी सवाल रहेगा। एक आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने अभी जिन्हें प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे दी और वो बीजेपी को ज्वाइन करना चाहते हैं। बीजेपी के कुछ नेता कहते हैं कि ये इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं और इनडिसिप्लिन वाला इंसान जो है वो पार्टी में हम शामिल नहीं कर सकते हैं। विबोध जी, आपका क्या स्टैंड है? क्या बसंत रथ को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके काम करना चाहिए या आपको लगता है कि ऐसा इनडिसिप्लिन वाला इंसान जो वो बीजेपी के अंदर नहीं आना चाहिए? देखिए, विबोध गुप्ता कोई इंडिविजुअल नहीं है। विबोध गुप्ता भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। आज के अखबारों में भी आया है, वो आपने भी पढ़ा। क्या है सर, बताते चलें। दो सिंपल बात है कि ये ठीक बात है कि ऑनलाइन मेंबरशिप जो है भारतीय जनता पार्टी की होती है आमिर, वो आप भी ले सकते हो, वो ये भी ले सकते हैं, वो कोई भी ले सकता है। लेकिन जो आज हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन है, वो उन्होंने एक जो स्टेटमेंट जारी की है उसमें क्लियर कट ये कहा गया है कि जिनको प्री मैच्योर रिटायरमेंट दी गई है कि वो इनडिसिप्लिन के कारण, और इनडिसिप्लिन जो है भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता है, इसलिए हम उनकी इस मेंबरशिप को जो उन्होंने ऑनलाइन ली है हम उसको रिजेक्ट करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ विबोध जी हैं और जिन्होंने 3 बड़े इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक दे, बसंत रथ से लेकर पहाड़ियों के एसटी दर्जे को और पहाड़ियों के एसटी दर्जे से लेकर फारूक अब्दुल्ला के मेंबर पार्लियामेंट के उस बयान तक, और तीनों बड़ी अहमियत रखने वाली इंफॉर्मेशन हैं। नाजरीन किराम, बहुत बहुत शुक्रिया इस खुसूसी प्रोग्राम को देखने के लिए।